चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में गाइस हम बात करेंगे आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन शॉर्टकट में आप इसको चाहो तो BEC यहाँ पे बोल सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में। बहुत पहले इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। देखिए, ये जो आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है या फिर इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी आप एक बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। लेकिन एक तरीके से जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो आपके पास हो रहा है ये एक स्टेट ऑफ मैटर ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो मैटर्स के बारे में बात करते हैं, आपने अभी तक पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक आपने प्लाज्मा भी सुना है, फोर्थ स्टेट इसको बोला जाता है। लेकिन उसके बाद का जो स्टेट होता है ये वाला बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है गाइस। ठीक है, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं। कंडेंसेट is the fifth state of matter. इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज ये होती है ना गाइस, ये होता कब है, ये कब आपके पास फॉर्म होता है। तो हमारे पास ना जो भी आप मटेरियल मान लीजिए लेके चल रहे हैं, आप जो भी एक तरीके से अपने जो पार्टिकल्स मान लीजिए लेके चल रहे हैं उसको हम काफी लो डेंसिटी पे थोड़ा सा उनको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि लो डेंसिटी है, यहाँ पे भी हम वही वाले पार्टिकल्स लेके चल सकते हैं जो कि आपके बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन करने वाले हैं वो आपने गैस ऑफ बोसॉन्स को ही लेके चल सकते हैं, उनका ही हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस ऑफ बोसॉन्स होते हैं उनको हम काफ़ी लो डेंसिटी पे रखते हैं और उनको एकदम लो टेम्परेचर पे, जो आपका एब्सोल्यूट जीरो वाला जो टेम्परेचर होता है उसके क्लोज एकदम हम इसको कूल करते हैं। ठीक है, तब आपको हमारा जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, जो आपका स्टेट है, तब देखने को आपको ये मिल सकता है। ठीक है, एंड इसमें भी जो हम यहाँ पे डेंसिटी जो लेके चल रहे हैं ना गाइस, समझिए कि एकदम जो नॉर्मल आपके पास डेंसिटीज होती हैं, ठीक है, उससे काफी एकदम लो डेंसिटी, मतलब कि समझिए कि 1 लाख जो भाग होता है, 1 लाख जो पार्ट होता है, उसका वो पार्ट हम वहां पे उतनी डेंसिटी उसकी कम कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तब जाके आप इस टाइप के स्टेट को वहां से फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक यूजफुल चीज है, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कब आप यहाँ पे फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब जो डेंसिटी है, अगर मैं उसको नॉर्मल एयर के साथ कंपेयर करने चलूँ, तो जो आपका नॉर्मल एयर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसकी जो भी डेंसिटी है उसका 1 लाखवां भाग वहाँ पे आप लेके चलेंगे, उतनी डेंसिटी आप अपने इस गैस ऑफ बोसॉन को देंगे, तब जाके हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट वहाँ पे हो पाता है। ठीक है, उसकी जो टेम्परेचर होगी वो भी एकदम आपके एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब होती है, बहुत क्लोज वहाँ पे होती है, लेकिन डेंसिटी हमारे पास बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, हम ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं गाइस जो कि हमारे काम आएंगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें ना हमारे पास जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हम बात कर रहे हैं, या फिर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो आपने पढ़ रखी है गाइस, उसमें जो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला था, या फिर जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्मूला था, फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू 1/एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस म्यू। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई आपके पास ये केवीटी हो जाता है -1। ये आपका ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के कारण आपका ये फॉर्मूला होता है, जिसमें कि हम जानते हैं गाइस, यहाँ पे आपका जो एप्सिलॉन है, अगर आपको एनर्जी पता रहेगी आपके पास
ये जो म्यू मान लीजिए दिया रहेगा अपना जो केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है गाइस, और फोटॉन्स हमारा जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। अगर आप कभी भी फोटॉन गैस अपने क्वेश्चंस में देखते हैं तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल होता है, ध्यान रखिए वो चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फोटॉन के कारण आपका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा आपके पास हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला दिखे स्पेशली फॉर फोटॉन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग सकता है ना कि कहीं तो हम कुछ गलत तो नहीं कर लिए ना, नहीं, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन है, हमेशा नहीं होता है यहाँ पे। इसमें ना जो आपके पास वैल्यू होती है जो केमिकल पोटेंशियल गैस, इसके कुछ एप्लीकेशन भी आप देख लीजिए, जैसे कि सारे स्टैटिस्टिक्स में ये आपका किस तरीके से बिहेव करता है। हमारा जो केमिकल पोटेंशियल होता है ये तीन अपने स्टैटिस्टिक्स में जो हम देख सकते हैं। एक आपका मान लीजिए मैं फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास जब भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है ना गैस, आपका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वहां पे निगेटिव होता है, निगेटिव इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हमारे पास अगर फर्मी डिराक की बात करी जाए तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव इन फर्मी डिराक। बट निगेटिव क्या होता है, स्पेशली निगेटिव ही होगा रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद अगर अपना बोस-आइंस्टाइन में बात करें तो ये आपका जीरो या फिर निगेटिव हो सकता है, दोनों भी जीरो या फिर निगेटिव बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें ये हो सकता है, इसलिए मैंने बताया ना आपको, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आईआईटी जैम में पूछा गया था, ठीक है। उसमें ये था कि अपना जो एक स्टैटिस्टिक्स था उसमें फॉर्मूला दे के आपको बोल दिया गया था कि ये मतलब किस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत वहाँ पे आता है, ठीक है। मैं अगर यही वाला फॉर्मूला आपको दे दूंगा मान लीजिए, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ अपना, तो हम जानते हैं कि फोटोन वहाँ पे हो गया। लेकिन अब ये फॉर्मूला देख के तो हम ये समझेंगे कि मान लीजिए बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स तो है, लेकिन उसमें भी किसका एप्लीकेशन है, मान लीजिए मुझे अगर ध्यान नहीं रहा तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हमें पता जरूरी है, होना चाहिए। और ये जो केमिकल पोटेंशियल, ये जो वैल्यूज है ना गैस, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो मैं वहीं पे जो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, इन सबको वहां पे लिख सकता हूँ और आपको चेक करना रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आप ये वैल्यू जानते रहेंगे तभी तो आप वहां पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रहना चाहिए आपको। इनमें थोड़ा सा अब एक काम करते हैं गैस, अब जो भी आपके पास ना, अब गैस और बोसॉन्स की जैसे बात कर ही रहे थे हम यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में, तो हमारे पास यहाँ पे भी जो आपका नंबर ऑफ एटम्स या फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये होगा जैसे कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा था, हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी एक तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ सकता है गैस, ठीक है। जैसे कि जो आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उसमें जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अंदर जो हो रहे होते हैं, मल्टीपल वहाँ पे टाइम्स वो आपस में टकरा रहे होते हैं उस बॉडी के अंदर ही, तो आप उसमें वही जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक पर यूनिट वॉल्यूम में वहाँ पे कितना हो सकता है, तो वो चीज़ भी एक वहाँ पे मैटर करती है हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा इसकी, हमारे पास ना जब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं फिक्स कर दूं और अपना वॉल्यूम कहीं पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये नॉर्मली एक तरह से देखा जाए ना गैस, ये कांस्टेंट ही होता है, ज़्यादा वैरी ये नहीं करता है, ठीक है, ये नॉर्मली कांस्टेंट ही होता है। लेकिन हमने जो ब्लैक बॉडी पढ़ा था उसमें ये चीज़ तो है, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे नहीं होता है गैस, ठीक है, क्योंकि बार बार वो टकराता रहता है, वॉल्यूम आपका बढ़ता जाता है, तो इस कारण से
वो एकदम इंक्रीज करता रहता है। बट इन ब्लैक बॉडी and increases in each interaction। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एन है वो जैसे जैसे इंटरैक्ट वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो आपके होते रहते हैं वो बार बार इंक्रीज करता रहता है। हमारे पास जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है आपके पास, मान लीजिए अगर हम ग्राउंड स्टेट में भी, जैसे कि मैंने लो डेंसिटी पे बोला था कि हम अपने गैस और बोसॉन्स को लेके आ जाएंगे, फिर उसका टेम्परेचर भी काफ़ी एकदम अपना जो एब्सोल्यूट जीरो हो तो उसके काफ़ी क्लोज रखेंगे। तो हमारे पास ना जो एक अपना गैस ऑफ बोसॉन्स होते हैं, अपना जो स्टेट होता है गैस, आप तो जानते हैं कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट भी होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपका, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके के मल्टीपल वहाँ पे स्टेट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर जब भी अपने जो पार्टिकल्स हैं अगर उनको एकदम ग्राउंड स्टेट में बहुत ज़्यादा नंबर्स में रखते हैं, ठीक है, अगर हमारे ग्राउंड स्टेट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं तो वो भी आपका एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल्स बोले जा सकते हैं, कंडीशन वहां पे बोली जा सकती है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कैसे यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंसेप्ट। ध्यान रखिए, हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज नंबर बेसिकली बात करते हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, ये आप जो देख पा रहे हैं ये एवरेज नंबर के साथ ही तो रिलेट होता है। हम एफ एप्सिलॉन ई जो लिख रहे हैं ये किसको लिखते हैं, बेसिकली एन आई अपॉन में जी आई को ही तो लिखते हैं। तो आपने जो एवरेज नंबर का जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ये एन आई इज इक्वल टू ये जी आई डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, ये आपके पास है, यही फिर एन आई अपॉन में जी आई जब कर दिया जाता है आपका ही हो जाता है। फिलहाल इसको हम वही एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको आप चाहें तो बोल। देखिए गाइस, हमारे पास ना जो अभी हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा जो एन बाई वी है, कुछ फॉर्मूलाज अब यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जो आपका एन बाई वी होता है, ये मान लीजिए आप इसको स्मॉल एन रख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस, जो भी आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जहाँ पे हो रहा है, जो आपका टेम्परेचर होगा उसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना टीबी की पावर 3/2 टाइम्स। ठीक है, वो उसके क्या होता है, इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एन, जो भी आप नंबर डेंसिटी बोलिए या फिर अपना जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, इसमें आप पूरा का पूरा भी ना बोले तो जैसे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर ऐसा ना बोल के इसको कंडेंसेशन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं बस। कंडेंसेशन टीबी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप इसमें ये भी देख सकते हैं गैस, हमने अभी जो आपको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कही, जो ग्राउंड स्टेट में ना जो आपके पार्टिकल्स हैं जो कि काफ़ी मात्रा में हैं, इसको पॉपुलेशन भी आप बोल सकते हैं। वही पॉपुलेशन ऑफ जो आपके पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अपना जो कंडेंसेशन टेम्परेचर है, एक फिक्स वैल्यू मान लीजिए कंडेंसेशन टेम्परेचर की हो जाती है, अगर आप उससे और नीचे जाने लगते हैं, उससे नीचे और अगर आप आगे जाते जाएंगे तो आपका जो पॉपुलेशन होगा या फिर जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे
उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है। तो आप इसको भी एक तरह से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोल सकते हैं। क्या बोला जाएगा यहाँ पे? पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, बिलो कंडेंसेशन टेम्परेचर। और बोस-आइंस्टाइन गैस कॉल्ड, मतलब कि हमने यहाँ पे जो गैस ले रखी है, जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स हम लेंगे गैस, वो आपके बोसॉन्स ही होने चाहिए। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को वो आपके फॉलो करने चाहिए। तो वही वाले, जैसे जैसे आप अपने टीबी से नीचे करना शुरू करेंगे, उसकी जो पॉपुलेशन होगी ग्राउंड स्टेट में और बढ़ने लगेगी। इसमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे बन सकता है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको, चाहो तो। क्या दिक्कत है? हमारे पास एनर्जी ऑफ बोसोनिक सिस्टम क्या हो जाता है? एवरेज एनर्जी बोल लीजिए आप चाहो तो, या फिर एनर्जी बोल लीजिए। ये कितना होता है गैस? 0.77 NkB, ठीक है। फिर आपका T की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई TB की पावर 3/2। आप इन दोनों में जो वैल्यूज है वो तो आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि जो T है, ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये जो आपका TB है, ये मेरे पास कंडेंसेशन टेम्परेचर है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होता है, वो आपका कुछ और हो सकता है। आपके पास जो कंडेंसेशन टेम्परेचर है, वो आपका कुछ और हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बोसोनिक सिस्टम की एनर्जी निकालने में मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बात करूँ, अपने पास ये जो एनर्जी है वो टी के, मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 5/2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए भी हमारे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कैसे आपसे। एंड मान लीजिए मेरे पास अगर ये एनर्जी है, तो मैं यहां से चाहूं तो स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकता हूं। आपको पता है क्या? आप इसकी मदद से स्पेसिफिक हीट कितना निकालेंगे गैस? निकाल के बताइए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक हीट हो सकता है कितना हो सकता है, ये भी आ रखा है क्वेश्चंस में। सी बोल लीजिए या फिर सी भी बोल लीजिए, वैसे यहाँ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला वैसे तो हम इसको एवरेज एनर्जी का ही तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो डी अपॉन में डी टी। तो ई को आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। देखिए जैसे कि 0.77 NkB, और इसे टी को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 5/2, फिर टी की पावर 5/2 - 1 होता है ना, जैसे एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एन एक्स की पावर n-1। मेरे पास ये ऊपर कितना हो जाएगा? ये 3/2 डिवाइडेड बाई ये जो आपका 5/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। NkB, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, टी और टी भी, इनकी पावर 3/2 यहाँ पे हो जाएगी। क्या लगता है कितना आ जाएगा आपका? 0.77 इंटू 2.5, 1.925। आपने कभी ये फॉर्मूला देखा है क्या? 1.925 NkB एकदम इंपॉर्टेंट है ये भी।
ठीक है, इतना मान लीजिए मेरे पास हो जाता है। इनका हम चाहे तो एक बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं इसके बीच में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया एंड ये आपका सी वी है और डिवाइडेड बाई एन के बी। सी वी अपॉन एन के बी इज इक्वल टू 1.925 टी अपॉन टी बी की पावर टी बाई टू। इनके बीच में ग्राफ भी हम बना सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई आपके पास जो टेम्परेचर होता है एंड जो आपके पास सी वी अपॉन एन के बी है वो किस तरीके से एक तरह से वैरी कर रहे होते हैं। इनके बीच में ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा बना सकते हैं आप। ये मान लीजिए आपका टेम्परेचर हो जाता है, एक ये मेरे पास सी वी अपॉन एन के बी हो जाता है। ठीक है, हम अगर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि 1.5 हो गया, ये 1.925 हो गया। और जो टेम्परेचर के हिसाब से जो वैल्यू वैरी करती है कुछ ऐसे जाती है गैस ये वैल्यू आपकी। ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर मैक्सिमम के धीरे धीरे आपका ये ड्रॉप करना शुरू कर देता है। कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू होता है। जहाँ पे आपको ये मैक्सिमम मिलता है ना, ये जो आपका टेम्परेचर होगा इसी को हम कंडेंसेशन टेम्परेचर बोलते हैं। जहाँ पे पीक वैल्यू आपको दिख रही है, जहाँ पे मैक्सिमम ये अचीव किया है 1.925, यहीं पे आपका कंडेंसेशन टेम्परेचर होता है। एंड ये जो पोर्शन है ये समझिए कि ये लो टेम्परेचर के लिए है काफ़ी, मतलब टेम्परेचर अभी आपका काफ़ी लो है, ये वाला हाई टेम्परेचर के लिए है, क्योंकि टेम्परेचर आपका इधर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए देख रहे हो ये वैल्यू एकदम सेचुरेट कर जा रही है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा ये कांस्टेंट ही एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होगा। और ये वाला देखो लो टेम्परेचर के लिए क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ठीक है। और जहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ था वो हमारा कंडेंसेशन टेम्परेचर है। तो इन दोनों के बीच में सी वी अपॉन में एन के बी एंड जो आपका टेम्परेचर था उसके बीच में आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहो तो देख सकते हो। अब जैसे कि मैंने एक पीछे भी आपको चीज़ बताई थी गैस, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में अपने जो फॉर्मूलाज बात कर रहा था मैं, हमने आपको उसमें बोला था ना कि हमारे पास जो क्वांटम पार्टिकल्स होंगे या फिर जो आपके क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं अगर हम लार्ज नंबर पे अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो क्वांटम वाले भी क्लासिकल पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर के साथ भी आप उसको चाहो तो मैनेज कर सकते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं ना गैस, हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होते हैं मतलब कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन वाले, सॉरी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स वाले एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाले, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे बोसॉन और फर्मियंस, ये भी एक क्लासिकल पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करते हैं, या फिर अपना जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है उसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर पे भी आपके पास ये पॉसिबल हो सकता है। एट हाई टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर काफ़ी हाई है, हमारे पास क्वांटम पार्टिकल्स बिहेव लाइक क्लासिकल पार्टिकल्स। ठीक है, एंड एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे पास ना जो कंडेंसेशन है फोटोन गैस का हम नहीं कर सकते उसको एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे, एंड डेंसिटी हम वहाँ पे उसका कम नहीं कर सकते हैं। कंडेंसेशन ऑफ फोटोन गैसेस नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा चाहें तो देख सकते हैं। देखिए हमारे पास ना जो भी अपना ये रिलेशन है, अपना जो एन बाई वी की मैं बात कर रहा था गैस, ठीक है, एन बाई वी इज इक्वल टू एन जो हम लेके चल रहे थे, हमारे पास नॉर्मली हम कांस्टेंट ही बोल रहे थे, लेकिन आपके पास जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब बात करें तो वहाँ पे वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे इंटरेक्शन हो रहा था वो आपका इंक्रीज कर रहा था। तो वैसे ही जो हमारा फोटोन गैस होता है ना गैस, फोटोन के लिए अगर बात करें तो इसके लिए कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट और फोटोन, ये वैरी करता रहता है आपके पास।
हमारे पास जो कंडेंसेशन है, थोड़ा सा एनर्जी और प्रेशर के बीच में थोड़ा सा स्पिन के साथ भी इनको चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी हम बता सकते हैं कि किसका जो कंडेंसेशन है पॉसिबल हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। ई और पी के बीच में रिलेशन, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर एस, यहाँ पे एक रिलेशन आपके पास हो सकता है। अगर मेरे पास ना ये जो एस होता है गैस, अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ये जो स्पिन की वैल्यू एस की जो वैल्यू होगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंडेंसेशन पॉसिबल होगा ये आपका, ठीक है। अगर मेरे पास एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से क्या इंटीग्रल वैल्यू अगर आपके पास हो जाएगा, इंटीग्रल स्पिन आपके पास हो जाएगा, नॉट पॉसिबल फॉर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे भी चाहो तो आप रिलेशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। इनमें थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गैस, जो कि आपका जो थर्मोडायनामिक हमने जो रिलेशंस पढ़ रखे उनके साथ भी हम इनको चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एक रिलेशन ये तो बता दिया, मान लीजिए एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी जो आप बोल रहे थे कल हमने देखा था, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, या फिर ये जो भी आपके पास यू था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये चीज़ हमें दिख रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मेरे पास अगर ये यू है, मेरा जो सी वी होगा ना गैस वो डी यू अपॉन में डी टी, मतलब डिफ्रेंशिएट एक बार आपका हो जाएगा तो आप उसको चाहो तो डायरेक्टली ये बोल सकते हो सी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3। जी, ऐसा हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ, हमने ये पढ़ रखा है क्या है 1/3 यू बाई वी, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी मान लीजिए मेरे पास है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी में जानता हूँ कि टी का पावर 4 है, तो यहाँ पे प्रेशर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये भी आपका क्या है यहाँ पे प्रेशर और एनर्जी वाला जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 के ही होंगे, क्योंकि ये आपस में भी यू और पी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना यू होगा उतना पी भी आपके पास ये हो सकता है। अगर मैं अपने एंट्रोपी की बात करूँ गाइस, तो एंट्रोपी हमारे पास ये कुछ इतनी हो जाती है, एस भी आपके पास टी की पावर 3 के जैसा कुछ हो जाता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ हमने थोड़ा सा एक रिलेशन आपको बताया था ना, एडिवेटिक एक्सपेंशन वाला, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अकॉर्डिंग, उसमें हमने आपको एक रिलेशन जो बताया था, ये टी वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने देखा था ना एक रिलेशन, ये किसके लिए था गाइस? ये आपका रिवर्सिबल एडिवेटिक एक्सपेंशन के लिए आपका फॉर्मूला था। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आपके पास कभी भी फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन अगर कभी आपका होगा ना गाइस, तो वहां पे हम क्या लेके चलते हैं, टी वी की पावर 1/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल एडिवेटिक एक्सपेंशन के लिए, और फ्री एक्सपेंशन के लिए जो वी की पावर है वो आपका 1/4 हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए हमें गाइस एकदम बढ़िया से इस चीज़ के बारे में।